बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। खुशामदीद कहते हैं आपको अपने शो में, और एक बार फिर नए शो के साथ हम आपकी खिदमत पे हाजिर हैं। जुम्मे का जो दिन है, हम उम्मीद करते हैं ये आपके लिए खैर बरकत का बायस बने। बंदा नाचीज़ को कहते हैं ज़ैद मलिक, और मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है फातिमा ज़हरा। और हम उम्मीद करते हैं जी कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज का दिन भी भरपूर अंदाज में मनाएंगे। और जुम्मे की तो आपको पता है ना उज़ैर साहब, एक तैयारी अलग होती है ना, बहुत मुबारक सा दिन, खूबसूरत दिन होता है। और आज के दिन में ताज़ा तरीन खबरों तबसरों पर मुश्तमिल होगा आज का प्रोग्राम, जिसमें IT के शोबे में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में IT इंडस्ट्री का मुस्तकबिल क्या है, इस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। मौसम का अहवाल क्या है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे कि किस किस शहर में अब्र करम बरसेगा। और हमारे मुल्क में अगर टैलेंट की बात की जाए तो उसकी भी डिस्कशन होगी, क्योंकि कमी तो टैलेंट की बिल्कुल भी नहीं है। और एक कैसे ही टैलेंट से आज हम आपकी मुलाकात भी करवाएंगे। हमें उम्मीद ये भी है कि हमारे तमाम जो सेगमेंट है ना, वो भरपूर अंदाज में तमाम देखने वाले एंजॉय करेंगे। बिल्कुल जी। और इसके अलावा सेहत की दुनिया में भी आज हम दस्तक देंगे, बात करेंगे कि गुर्दों के मसाइल क्या हैं पाकिस्तान और दुनिया भर में। गुर्दों के मरीजों की तादाद कितनी है, और गुर्दों की बीमारियों से बचने के लिए कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनाई जा सकती हैं, इस पर माहिरीन से जानेंगे और समझेंगे भी। प्रोग्राम में एक ऐसे टैलेंट से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे जो बज़ाहिर एक डॉल्फिन फोर्स का एहलकार है, लेकिन उसके अंदर एक फनकार छुपा है जो सोने के वर्क से पेंटिंग करने का हुनर जानता जी। और प्रोग्राम में आपको मौसम की सूरत हाल भी बताएंगे, माहिरीन से ये भी जानेंगे कि मॉनसून का 7वां स्पेल कितना शदीद और तवील हो सकता है। इस पर भी हम लोग खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। और बहुत आज का जो प्रोग्राम है अच्छा होने वाला है, क्योंकि दिल में मेहनत का अगर सच्चा जज्बा होना तो महदूद वसाइल में भी मुल्क में रहकर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो आज के प्रोग्राम में हम शामिल हैं। बिल्कुल जी। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पर हम देख रहे हैं कि इस वक्त ज़ायरीन की जो हाज़िरी का सिलसिला है वो चल रहा है, तकरीबात चल रही हैं बड़े भरपूर तरीके से। इस पर भी डिस्कशन करेंगे। खैर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और बात कर लेते हैं। जनाब, आपको बताएं कि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है और दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। ऐसे ही है। मस्नूई ज़हानत का दौर शुरू हो चुका है और एक अरसा हो चुका है ऐसे शुरू हुए। दुनिया भर में डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ पाकिस्तान भी तेजी से इस शोबे में अब अपनी जगह बना रहा है। फ्रीलांसिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ई कॉमर्स और मस्नूई ज़हानत जैसे शोबे न सिर्फ मुल्क की मईशत को तकवीत दे रहे हैं, बल्कि नौजवानों के लिए बेशुमार रोजगार और कारोबार के नए मौके भी पैदा कर रहे हैं। हुकूमत और निजी इदारे तरबियती प्रोग्राम्स, टेक्नोलॉजी पार्क्स और स्टार्टअप मराकज़ के जरिए इस शोबे को मजीद फरोग दे रहे। जी। अब यहाँ पर सवाल ये है कि आज 78 साल बाद IT के शोबे में पाकिस्तान आखिर कहाँ पर खड़ा है। IT के मैदान की अगर बात की जाए तो उसमें हमारे नौजवान की जो डायरेक्शन है वो किस हद तक दुरुस्त है, और अपनी महारतों को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं नौजवान, इन पहलुओं पर भी हम लोग गुफ्तगू करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ इंतहाई अहम शख्सियत मौजूद हैं। MBBS डॉक्टर होने के बावजूद उन्होंने वक्त के तकाज़ों को समझते हुए अपना करियर ही तब्दील कर दिया जी, और अमेरिका में जाकर सॉफ्टवेयर बने हैं, डाटा सिक्योरिटी महारत हासिल की है और दुनिया की नामवर कंपनियों के साथ काम किया है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर शहबाज राना साहब की, और बहुत बहुत उनको वेलकम भी कहेंगे। उज़ैर, खुशामदीद डॉक्टर साहब। सबसे पहले और हम आपसे जो पहला सवाल है बुनियादी वो यही करने वाले हैं कि हर वालिदैन की जो ख्वाहिश है वो यही होती है कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर कोई डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए, मगर आप तो डॉक्टर बन भी गए और इंजीनियर भी। आपका सफर कैसे शुरू हुआ और आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर आखिर आपको क्यों बनना पड़ा मेडिकल को छोड़? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने तो मैं इनवाइट किया। जी, इसमें ये है कि जो जदीद तकाज़े हैं मौजूदा दुनिया के टेक्नोलॉजी की फील्ड में, जिस तरह हम पाकिस्तानी को आगे होना चाहिए, उसी सिलसिले में एक कदम उठाया। क्योंकि मैं जब यहाँ पे अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद जी, जिन्ना हॉस्पिटल में और मेयो हॉस्पिटल में SCMO काम करने के बाद अमेरिका गया, तो वहाँ पर मैंने देखा कि एक्सेल करना है, अगर बिजनेस को फ्यूचर में अडॉप्ट करना है, तो उसके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जैसा प्लेटफॉर्म जो है वो और कोई शायद नहीं है मेरी नज़र में। तो यही वजह है कि मैंने इसका इंतखाब किया और इसमें एक्सेल किया। इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, और इसके अलावा 3-4 और सब स्पेशलिटीज़ होती हैं जो कि ऑटोमेशन इंजीनियरिंग के लिए बेसिकली चाहिए, जिसकी जो बुनियाद होती है मशीन लर्निंग की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की।
तो उसको मैंने सीखा और उसके बाद जो है वो दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनीज में काम करने का मौका मिला। तो यहाँ से मेरे सफर का आगाज़ हुआ। जबरदस्त सफर का आगाज तो ऐसे हुआ। डॉक्टर साहब, हमें ये भी कहें कि अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि आईटी के शोबे की तरक्की में काम मजीद कितना तेज करना चाहिए, और जो पाकिस्तानी नौजवान नस्ल है उनका मुस्तकबिल इस फील्ड से डेफिनेटली जुड़ा हुआ तो है, तो आपको क्या लग रहा है कि उनकी डायरेक्शन ठीक है? मेरा नहीं ख्याल, अगर आप मेरे से एक ऑनेस्ट किस्म का आंसर चाहेंगी तो मेरा नहीं ख्याल कि हम पाकिस्तान आपसे ऑनेस्ट आंसर ही Honest ही चाहते हैं चाहेंगे। डॉक्टर साहब, ताकि को बेहतरी आ सके। जी। जी, उसको बहुत ही ज्यादा बेहतर बनाने की जरूरत है। अच्छा। और अगर पाकिस्तान को हमने उठाना है इकोनॉमिकली और हर लिहाज से दुनिया का मुकाबला करना है, जी। तो हमें इस आईटी सेक्टर को ना सिर्फ ग्रो करने की जरूरत है, अच्छा। बल्कि इसको डॉक्टर साहब, कुछ चंद टिप्स जो हैं वो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ जिससे बेहतरी लाई जा सकती है? जी, उसका जो सबसे बेहतरीन तरीका है कि नंबर 1, मैं पहले भी 2-4 प्रोग्राम्स में ये अर्ज कर चुका हूँ कि पाकिस्तान की इस वक्त सबसे ज्यादा जो बुनियादी जरूरत है वो पैसा है। जी। पैसा हासिल करने के लिए जो सबसे बेहतरीन जो एक शोबा है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, कि जिसमें हम लोग अपने इंजीनियर्स को ट्रेन कर दें, उनको वो स्किल्स सिखा दें जो दुनिया में प्रैक्टिस होती हैं और जो दुनिया की बड़ी कंपनीज को चाहिए। जी। उसकी मिसाल हमारा पड़ोसी मुल्क है, उनका इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी का ऑफशोर डिपार्टमेंट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। और हमें पाकिस्तान को उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। जबरदस्त। डॉक्टर साहब, आपकी हमारे बात पास को ही budget- लेकर आगे जाना चाहूंगी। जैसे कि आपने कहा है कि कुछ स्किल्स में आपको पॉलिश कर देना चाहिए अपनी नौजवान नस्ल को। जिस शख्स ने आगाज करना है, हमें ये बताएं कि आगाज में वो किस इस फील्ड में स्किल्ड हो। जैसे आईटी की भी हम बात करें तो बहुत ज्यादा फैल चुका है ये शोबा, तो कौन कौन सी वो बेसिक नीड्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए और उनमें आपको स्किल्ड होना चाहिए आईटी के हवाले से? जी, जैसा कि आप लोगों को इल्म है कि आजकल मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक फ्यूचर का एक पैराडाइम सेट कर रही है। जी। तो उसकी बैक पे जो कंपनीज के प्रोसेसेस होते हैं जिसमें ऑटोमेशन इंजीनियरिंग काम आती है, जी। हमारे नौजवानों को ऑटोमेशन इंजीनियरिंग को सीखना चाहिए। ठीक है। हमारा जो कंप्यूटर मास्टर है वो इस काबिल नहीं होता कि ऑटोमेशन प्रोसेसेस को वो किसी भी कंपनीज की जो जरूरत होती है उसको मीट कर सके। तो हमें टिपिकली और स्पेसिफिकली जो ऑटोमेशन इंजीनियरिंग है, जिसमें आप मुख्तलिफ टास्क होते हैं या जो ऑपरेशनलाइजेशन होती है कंपनीज के अंदर, उसको हम लोग ऑटोमेट कर सके। क्योंकि आजकल का जमाना है कि 10 बंदों का काम एक बंदे से, एक इंजीनियर से लिया जाता है, और वो इंजीनियर इस काबिल होने चाहिए कि वो ऑटोमेट कर सके तमाम टास्क को, तमाम प्रोसेसेस को। तो हमें अपने नौजवानों को ऑटोमेशन इंजीनियरिंग की तरफ लेके जाना चाहिए। और उसके लिए हम लोग पाकिस्तान से बाहर जो बैठे हैं, हम लोग बड़ी बड़ी दुनिया की कंपनीज में काम करते हैं, हमारा एक्सपीरियंस है। मुझे खुद गूगल में काम करने का एक्सपीरियंस हुआ है, अमेरिकन बैंक्स है उनमें काम करने का एक्सपीरियंस हुआ है, और अभी भी मैं अमेरिका का एक 10वां बड़ा बैंक है उसमें मैं वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम करता हूँ। जबरदस्त। तो हम लोगों के पास वो तमाम लॉजिस्टिक्स और स्किल सेट मौजूद है, हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, उनको इस काबिल बना सकते हैं। और पाकिस्तान बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम चाहते भी यही हैं कि आपकी मौजूदगी से जो है इन नौजवानों का भला हो जो कि इस फील्ड के अंदर आना चाहते हैं आईटी के अंदर, क्योंकि अब यही फील्ड है जो कि इस वक्त तरक्की कर रही है, ग्रो कर रही है। सर, कब तक हम इस काबिल हो जाएंगे कि हमारे जो नौजवान हैं ये एआई में महारत हासिल कर लेंगे? उसके अलावा ये साइबर सिक्योरिटी में डाटा साइंटिस्ट की बड़ी मांग है बाहर की दुनिया में, तो ये इन्हें कहाँ से बेहतरीन अंदाज में सिखाया जा सकता है कि ये बाहर जाकर अपना नाम बना सके और मुल्क का नाम भी रोशन कर सके? जी, एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है। इसका मैं एक सिंपल सा आंसर ये देना चाहूंगा कि हम लोग एक साल के अंदर अगर आप मुझे 1 लाख स्टूडेंट दे दें, 1 लाख इंजीनियर दे दें, जिनका जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर बैकग्राउंड हो या ना हो, अच्छा। अगर 1 लाख दे दे तो बिलीव मी 1 साल के अंदर हम लोग $2-3 बिलियन इकट्ठा कर सकते हैं। और इसमें हमारे नौजवानों के लिए एक बड़ी खुशाइन किस्म की खबर भी है, उनका फ्यूचर है, उनके करियर्स बन सकते हैं। क्योंकि हमें दुनिया की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, जो स्ट्रेटेजीज हैं, जो मेथडोलॉजीज हैं, उनको अडॉप्ट करना है। अडॉप्ट करने के बाद जो इंटरनेशनल जॉब मार्केट है उसमें शेयर होल्डर्स बनना है। हमें हमारे नौजवानों को बाकायदा हिस्सादार बनना चाहिए इंटरनेशनल जॉब मार्केट में, और उसके बाद वो अपने बिजनेसेस खड़े कर सकते हैं, ज़र मुबादला पाकिस्तान लेके आ सकते हैं। तो इसके लिए तमाम किस्म की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो प्रीरिक्विजिट्स हैं, वो मौजूद हैं। सही।
प्रॉब्लम और सिर्फ जो देर है वो सिर्फ और सिर्फ विल की है, इसको एग्जीक्यूट करने की है। बिल्कुल ठीक बात कर रहे और हैं, मेरा विल भी पे यही बहुत मकसद ज़्यादा डिपेंड करता है। डॉक्टर साहब ये भी कहिएगा, हम देखते हैं कि आजकल के दौर में ना लोग किसी चीज़ को लर्न करने की बजाय उससे डरना शुरू कर देते हैं। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी का हम सामना करते हैं, हम लोग एआई की अगर लेट सपोज बात कर लें, तो लोग कहते हैं जी फ्यूचर तो एआई का है और इंसानों की तो नौकरियां खा जाएगा। उसको समझने की कोशिश नहीं करे, क्योंकि अगर आप उसको अंडरस्टैंड करें तो उससे डेफिनेटली आपके स्किल्स इतने इंप्रूव हो जाते हैं, आपका टाइम इतना सेव हो जाता है कि आप वो टास्क जो आपको पहले 5-6 दिन में लगा के करने पड़ते थे, अब चंद ही घंटों में आप कर सकते हैं। तो नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो डरते हैं इन तमाम चीज़ों से? देखिए, एक बड़ा मेरा वाज़ेह पैगाम है हमारे नौजवानों के लिए, वालिदैन के लिए और गवर्नमेंट में बैठे लोगों के लिए कि मेहनत एक ऐसी चीज़ है जिसकी तलकीन ना सिर्फ हमारे इस्लाम में की गई है, बल्कि मौजूदा जदीद तकाज़ों की एक बुनियादी ज़रूरत है। तो हम लोगों को मेहनत से नहीं डरना चाहिए, शॉर्टकट्स को इस्तेमाल करना छोड़ें, ये टिकटॉक और सोशल मीडिया पे वक्त ज़ाया करना छोड़ें। और मैं अपने नौजवानों को ये यकीन दिलाता हूँ कि अगर वो जेन्युइन एकेडमिक एक्सरसाइज करेंगे, जिस तरह का एक मेरा प्लान है कि 1 साल के अंदर अंदर 10 महीने, 1 साल के अंदर हमारे नौजवानों को इस काबिल बना देना कि वो तमाम स्किल सेट, मैं इसको स्किल सेट का नाम देता हूँ कि जिसमें 8, 9, 10 किस्म की मुख्तलिफ स्किल्स हैं, जो कि किसी भी जॉब डिस्क्रिप्शन में अगर आप गूगल करेंगे तो आपको उसमें मिलेंगी, जो कि अमेरिका में या यूरोप में या बड़े मुल्कों में। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बड़ी सही तजवीज़ जो दी है। बस हम जो है अब ये उम्मीद ही कर सकते हैं कि अरबाब इख्तियार यहाँ पर भी कान धर लें, सियासी कशमकश को छोड़कर, नूरा कुश्ती को छोड़कर, ताकि जो मुल्क है उसका भला हो सके और पाकिस्तान में जो है कुछ सरमाया आ सके और साथ ही साथ जो नौजवान हैं उनका भी बड़ा भला हो सके। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शहबाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, दूसरी जानिब जिस तरह से डॉक्टर साहब बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है आईटी के शोबे के अंदर, नौजवानों को महारतें सिखाने की ज़रूरत है और अगर ऐसा कर दिया जाए तो पाकिस्तान में यकीनन बहुत सारा जो पैसा है पाकिस्तान वो कमा भी काफी ज्यादा उससे हासिल हो सकते हैं। और नौजवानों के स्किल्स की जैसे बात की ना, वही बात है, आप डरे मत बल्कि स्किल्स को सीखें। कुछ प्रोग्राम में आगे भी बढ़ते हैं, इलॉन मस्क भी रहा है ऐसे ही प्रोग्राम में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आपको बताएंगे गुज़श्ता रोज़ हमने देखा है कि 14 अगस्त को बहुत अच्छे अंदाज में सेलिब्रेट तो किया गया, लेकिन साथ ही साथ अफसोसनाक तौर पर कुछ फायरिंग के वाक़यात भी पेश आए हैं। और अगर हम लोग लाहौर की भी बात करें तो वहाँ पर भी फायरिंग के वाक़यात सामने आए हैं, जिससे पुलिस ने उस पर कार्रवाई भी की है और मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया है। मगर फायरिंग से कितने अफराद ज़ख्मी हुए हैं, अमवात के हवाले से क्या डिटेल हैं, कोई मुसद्दका इतलात सामने नहीं आई। इसलिए हमने अभी ज्वाइन किया है हमें प्रोग्राम में हमारे नुमाइंदे हैं मिर्ज़ा रमज़ान बेग। रमज़ान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताएगा गुज़श्ता रोज़ जो फायरिंग के वाक़यात हुए हैं इनकी तफसीलात आपके सामने क्या आई हैं, कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? जी बिल्कुल जी, जश्न आज़ादी के मौका पर पहली बात तो है कि लाहौर पुलिस की जानब से और ट्रैफिक पुलिस की जानब से बहुत सख्त इंतज़ामात किए गए थे और ख़ुसूसी तौर पर हदायत जारी की गई थी एसपी साहबान, डीएसपी साहबान और एसएचओ को कि किसी भी इलाके में अगर हवाई फायरिंग का वाक़या पेश आता तो वो एसएचओ उसका ज़िम्मेदार होगा। जिसके बाद लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी सर्च ऑपरेशन भी किए गए और कई मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में भी लिया गया। अच्छा। और दूसरी तरफ जो हवाई फायरिंग का मामला था वो इक्का दुक्का जो लाहौर में पेश आया, अलबत्ता क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस के जो अफराद थे वो जगह जगह मौजूद थे, मार रोड, केनाल रोड, दरा, हड़बंसपुरा, दीगर जो इलाके थे वहाँ पर वो चेकिंग भी कर रहे थे। और इसके अलावा जो रिकॉर्ड याफ्ता हवाई फायरिंग करने वाले लोग थे उनको भी पूछगिछ के लिए थानों में बुलाया गया था। मिर्ज़ा रमज़ान, इस हवाले से पुलिस ने पेशगी इकदाम भी कर रखे थे, कार्रवाइयाँ भी की गई, इक्का दुक्का वाक़यात जो है पेश आए बकौल आपके। ये बताइएगा कि अगर हम देखें तो वन विलिंग के हवाले से हमेशा जो है वो हादसात रिपोर्ट होते हैं कि इस मौके पर जो है नौजवान वन विलिंग करते हैं। उसके हवाले से क्या अपडेट्स आई हैं, उसके हवाले से क्या फिगर्स जो हैं वो अब तक सामने आ सके हैं और क्या कोई गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं? और जो नौजवान मनचले जो है सलेंसर निकाल के बाइक्स चलाते हैं, क्या उनकी भी गिरफ्तारियां की गई हैं? जी बिल्कुल, ये ट्रैफिक पुलिस की जानब से वन विलिंग को रोकने के लिए खसूसी टीमें जो लाहौर में 16 बनाई गई थी, जो मार रोड, केनाल रोड, जे रोड के लिए। और वहाँ पर जो वन व्हीलर थे लोग जो आए रोज़ वन व्हीलिंग करते थे, या कोई ऐसा त्यौहार जैसे जश्न आज़ादी मुबारक आता उस वक्त ये वन व्हीलिंग ज़्यादा होती थी। जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस पंजाब जो हैं डीआईजी वकास निज़र और लाहौर जो सीटीओ लाहौर हैं अतर वही साहब, उन्होंने खसूसी इंतजाम किए थे कि इन जगहों पर वन व्हीलिंग के खिलाफ जो है टीमें बनाई जाएँ और इनको
काफी फौरी खास गिरफ्तार किया इंतजाम जाए किए ताकि थे, कोई गुज़श्ता ऐसा रोज भी हमने देखा था। बहुत शुक्रिया मिर्जा रमजान बेग लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने तमाम तर सूरत हाल के मेरा बारे ख्याल है में कराची हमें कर आगाह रहे की हैं थी। और कराची में क्या सूरत कराची हाल में है, जान जानना लेते हैं बहुत कि जरूरी जनाब है। कराची में किस तरह की सूरत हाल रही, क्या लाहौर से मुख्तलिफ थी, वहां पर जी, क्या जी। इंतजाम तश्कील दिए गए। हमारे नुमाइंदे सलमान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं की ज़बानी जान लेते हैं। जी सलमान, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, यौम आज़ादी के मौके पर रात भर कराची के बेशतर इलाके, शायद ही उनमें कोई इलाका हो जो गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज ना रहा हो, और जिसके बायस रिकॉर्ड तादाद जो है वो की गई है कि इस बार यौम आज़ादी के मौके पर सबसे ज़्यादा अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए। 114 अफराद ज़ख्मी हुए, जबकि एक बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक हुए। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया के मुताबिक जो मुख्तलिफ इलाके हैं जिनमें जो है वो गुलिस्तान जौहर हो, गुलशन इकबाल हो, नाज़िमाबाद हो, नॉर्थ नाज़िमाबाद हो, और इसके अलावा लाड़ी, कोरंगी, किमाड़ी, लियारी, शायद ही कोई इलाका हो जो कि जहाँ पर हवाई फायरिंग का सिलसिला ना हुआ हो, और जिसके बायस सबसे ज़्यादा जो अब्बासी शहीद अस्पताल में 43 ज़ख्मियों को जो है वो लाया गया। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में 41 ज़ख्मियों को जो है वो मुंतकिल किया गया, जबकि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ट्रामा सेंटर में 30 ज़ख्मियों को जो है वो तिब्बी इमदाद के लिए पहुंचाया गया। मैं आपको बताऊं कि यौम आज़ादी पर इससे कबल कभी इतनी अमवात नहीं हुई जो इस साल हुई हैं। एक बच्ची समेत 3 अफराद जान से गए, जबकि अगर गुज़िश्ता साल की बात की जाए तो यौम आज़ादी के मौके पर जो हवाई फायरिंग हुई उसमें 100 अफराद ज़ख्मी हुए थे और 2 अफराद जहाँ बहक हुए थे। मैं आपको बताऊं कि कराची पुलिस चीफ की जानिब से यौम आज़ादी से कबल ही ये हिदायत जारी की गई थी तमाम पुलिस थानों को कि कहीं भी जो है वो फायरिंग के वाक़यात पेश नहीं आने चाहिए, लेकिन पुलिस हवाई फायरिंग को इस बार भी रोकने में नाकाम हुई, और जिसकी वजह से रिकॉर्ड तादाद जो है वो ज़ख्मी हुए अफराद जो कराची के शहरी हैं, उनमें से कीमती जानें भी 3 जो है वो ज़ाया हुई। यकीनन जो शहरी हैं उनका कहना है कि इस तरह के इक़दाम होने चाहिए कि हवाई फायरिंग का सिलसिला रोकना चाहिए। मुख्तलिफ थानों के हदूद में जो है वो पुलिस की जानिब से ये दावा भी किया गया कि तकरीबन जो है वो तकरीबन 70 से ज़ायद मुल्ज़िमान को असले समेत गिरफ्तार किया गया है, जिनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सलमान अहमद। आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे कि कराची की सूरत हाल लाहौर से खासी ख़राब रही और इस बार जो अमवात की तादाद है तशवीशनाक हद तक वाक़ उसमें भी इजाफा हुआ है। बिल्कुल ऐसे सलमान आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन यहाँ पर शामिल करेंगे एक ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि मजीद सेगमेंट और मजीद इन्फॉर्मेशन आपका वेट कर रही है, तो देखते रहें सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन, और अब बात करेंगे प्रोग्राम में सेहत की। अगर हम लोग बात करें गुर्दों की, तो हमारे जिस्म का वो एक अहम हिस्सा है जो कि एक मुकम्मल फिल्टरिंग सिस्टम की हैसियत रखता है। ये गुर्दे इंसानी जिस्म से फासिद मादों, जहरीले केमिकल्स और इजाफी पानी को खारिज भी करते हैं, और इनके बगैर इंसानी ज़िंदगी का तस्वुर भी मुमकिन नहीं है। मगर बदकिस्मती से दुनिया में हर 10 में से एक शख्स गुर्दों की किसी न किसी बीमारी का शिकार, और मजमूई तौर पर अगर हम लोग दुनिया भर में बात करें तो 30 करोड़ से ज़्यादा अफराद गुर्दे की बीमारी से मुतासिर हो चुके हैं। पाकिस्तान में सूरत हाल और भी ज़्यादा तशवीशनाक है। यहाँ पर तकरीबन 4 करोड़ अफराद यानी हर 40वां पाकिस्तानी इस खामोश और मोहलिक बीमारी की लपेट में है। 45 साल की उम्र के बाद खासतौर पर वो अफराद जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं और रोज़ाना दवाएं इस्तेमाल करते हैं, उनमें से 15 से 20% के गुर्दे मुतासर हो सकते हैं। लेकिन तशवीशनाक बात यह है कि पाकिस्तान में 90% मरीजों में गुर्दे की बीमारी का इल्म उस वक्त जाकर होता है जब वो अपनी आखिरी स्टेज पर पहुंच चुकी होती है। इस मरहले पर इलाज की गुंजाइश नहायत महदूद रह जाती है और अक्सर मरीज मुस्तकिल डायलिसिस या फिर ट्रांसप्लांट जैसे महंगे, पेचीदा और तकलीफदेह मराहल से गुजरता है। ऐसा ही है उज़ैर, और गुर्दे मुतासर होने की वजूहात क्या हैं, इसका इलाज कैसे मुमकिन है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रोग्राम में नेचुरोपैथिक एक्सपर्ट डॉक्टर जमील मेहरवी साहब। बहुत बहुत वेलकम करेंगे आपको डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो आप हमें ये बताएगा कि जो गुर्दों का मर्ज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसकी इब्तदाई इलामात क्या होती हैं? देखिए, इब्तदाई इलामात में सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि अगर हमारे यहाँ क्रेटिनाइन जो है वो 1 पॉइंट से ऊपर आ रहा है, 1.1 या 1.2, 1.3, 1.4, तो लोग इसको बड़ा ना इजी ले रहे हैं और वो समझते हैं कि चलें कुछ भी नहीं है। और जब वो केसेस मेरी नज़र में गुजरते हैं या मेरे पास आते हैं, काफ़ी देर हो चुकी होती है और उस वक्त डायलिसिस पे पहुँच चुके होते हैं,
प्रीवियस हिस्ट्री को अगर हम देखते हैं तो वो फिर पता चलता है कि जी ये किसी दौर में इनका 1.32 यहाँ रहा। तो मैं जब मैं कहता हूँ कि आप उस दौर में आपने तवज्जो क्यों नहीं दी, तो वो कहते हैं जी उस वक्त तवज्जो क्या देते हैं कि उस वक्त डॉक्टर कहता था कि बड़ा इजी है, कोई मसला नहीं, इतना हो जाता है सबका। इसका मतलब है कि आपकी ख़राबी शुरू हो गई तो आप उसको मज़ीद बर्बादी तक का इंतज़ार करने में कि एक बड़ा तूफ़ान आएगा आपको लपेटेगा और फिर किसी मशीन पे आपको 6-6 घंटे आपको किसी मशीन पे खून साफ़ करवाना है, बहुत जिसको डायलिसिस कहा जाता है। और ये होम्योडायलिसिस है बेसिकली गुर्दे वाश करना जिसको कहा जाता है, ये भी गलत टर्म है। ये बेसिकली होम्योडायलिसिस है यानी खून साफ़ करना। ये किसी भी सूरत में आज तक पूरी दुनिया में वैसे 1.5 करोड़ लोगों के जो है वो डायलिसिस होते हैं डेली, लेकिन किसी एक के भी गुर्दे वाश नहीं हुए कभी। जी, और कितनी गलत टर्म यूज की हुई है कि वो गलतुल आम इतनी हो गई कि लोग यही कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, इसका कोई मुतबादल नहीं होता? अगर हम लोग बात करें, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि आपको कोई इलाज ऐसा हो जिसमें आपको डायलिसिस के प्रोसेस से गुजरना ना पड़े? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो हमारा तीसरा गुर्दा है ना, जी जी, बॉडी के अंदर हमारे यहाँ एक तीसरा गुर्दा भी है। अगर हम उस तीसरे गुर्दे को पूरा उससे काम लें जो उससे लेना चाहिए, और वो तीसरा गुर्दा हमारी बॉडी की स्किन है, अच्छा, उसके मसाम है, और उसमें से भी हमारे यहाँ सेम वही चीज़ें जो है ना वो पसीना के ज़रिए खारिज होती हैं जो हमारे पेशाब के ज़रिए गुर्दों से खारिज होते हैं। फासद मादे सारे, यूरिया, क्रेटानाइन, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन और दीगर जितनी भी चीज़ें वो वहाँ से भी निकल रही हैं पसीने से। हमें जो इस वक्त जो है वो कौम को सन बात करना चाहिए। हमें नहर पे जाके, हमें किसी ट्यूबवेल पे जाके, हमें किसी खाले पे जाके, हमें समुंदर के किनारे, हमें किसी दरिया के किनारे जाके सन बात करना है। और अगर वो फैसिलिटी नहीं है, जो शहरों में लोग हैं, तो कम से कम उन्हें चाहिए कि वो गर्म पानी से नहाएं, स्टीम बाथ लें, या उसके बाद जो है वो अपने आप को पसीना आने दें, नहीं तो हल्का सा आप ऑयलिंग मसाज करें। वर्कआउट वाला पसीना भी इसमें शामिल होता है कि जो हाँ जी, बिल्कुल लोग करते हैं। एक्सरसाइज करें, वॉक करें, और उसके बाद फिर आप धूप में बैठकर जरा अपने आप को पसीना लाने वाली भी पोजीशन में आए ताकि ये मसाम खुले और हम उससे काम कर बैठना जो है ना प्रेफर करते हैं, उन्हें भी चाहिए कि ये थोड़ा सा सन बात भी लें, थोड़ा सा अपने आप को हरकत दें ताकि आपको पसीना आए। डॉक्टर साहब, इलाज बिल ग़िज़ा की बात कर लेते हैं। मतलब आपको कोई ना कोई मसला चल रहा है गुर्दों से रिलेटेड और आप आखिरी स्टेज तक अभी नहीं पहुंचे, तो आप कौन सी ऐसी अपनी खुराक में तब्दीली ला सकते हैं जिससे आपका ये मरज़ बेहतर हो सकता है और आप डायलिसिस की नौबत तक जो है वो ना पहुंच पाए? देखिए, 2 चीज़ें मैं यहाँ पे दे देता हूँ आपको। एक तो डायलिसिस का कुदरती तरीका और एक गुर्दे वाश करने का कुदरती तरीका जो मैं कहता हूँ वो दे देता हूँ। उसमें यह है कि जो एक तो ये देखना है कि जो हमारे गुर्दे हैं उसके अंदर जो फिल्टर्स होते हैं ना, वो हमारे 10 से 12 लाख फिल्टर्स एक में है और एक दूसरे में भी इतने ही है। अच्छा। तो टोटल 20 से 24 लाख फिल्टर अल्लाह ने हमें 2 छोटे गुर्दों के अंदर यानी फिल्टर्स दिए हुए जो फिल्टर करते हैं हमारे ब्लड को। उसके अंदर जो है वो बेसिकली वो फिल्टर चोक हो जाते हैं जब हम मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स, एंटीबायोटिक्स, पेन किलर, स्टीरॉइड्स और ऐसी दवाइयाँ और फिर वो बहुत सारी गलत खुराकें जब हम शामिल करते हैं तो उसने उसको बॉडी से एलिमिनेट भी करना है। अच्छा, हमें उस गुर्दे के फिल्टर जो चोक हो चुके हुए हैं उनको हमें खोलना कैसे है, वो उसके लिए जो है वो मैं करवाता हूँ उस पेशेंट को कि हम उसको कहते हैं कि आपने गुर्दों के ऊपर टकोर करनी है। अच्छा। टकोर का तरीका ये होता है कि आपने 30 ग्राम जो है वो केसू के फूल लेने हैं। अच्छा। 30 ग्राम आपने पखड़ा लेना है और 30 ग्राम आपने जो है वो रेवंत खताई लेनी है। आसानी से मिल जाती है, आसानी से पंसारी से मिल जाती है। ये लें और इसको रात को कोई 8-10 किलो पानी के अंदर इन जड़ी बूटियों तीनों को डिप कर दें, भिगो के रख दें। सुबह जब आप उठें तो उस वक्त वो पानी को जड़ी बूटियों समेत आप किसी बर्तन में डाल के आप उसको चूल्हे पर रख के उसको आप थोड़ा सा 1-2 दफ़ा ज़रा उसको उबाला दिलवा लें, उसको गर्म कर लें अच्छा सा। गर्म करने के बाद आप जो तौलिए लें छोटे और वो उसके अंदर डिप करें और तौलिया निकाल के आप उसको निचोड़ के तो आप अपने जिस्म जो है वो नंगा कर लें, उसका पेट वाला एरिया और सामने वाला गुर्दे का ये वाला फ्रंट एरिया और बैक वाला एरिया, इसी तरह इधर और इधर बैक पे आप उसको बार बार वो तौलिया गर्म करें, निचोड़ें और उसके ऊपर रखें, फिर बैक पे रख दें, फिर इधर और इधर रखें और उतनी देर में ये वाले ठंडे हो गए होंगे, इनको दोबारा गर्म करें और टकोर करें। ये 1 घंटा प्रोसेस जो है मैं अपने पेशेंट्स को सुबह 1 घंटा दोपहर, 1 घंटा शाम और 1 घंटा रात को 4 टाइम करवाता हूँ। ठीक है। उसके बाद आ जाता है गुर्दे वाश करने का जो कुदरती तरीका है वो क्या है कि एक घड़ा मिट्टी का ले लें, घड़े का साइज कोई भी हो, उसके अंदर आप उबला हुआ पानी बॉयल किया हुआ या जो है वो आप फिल्टर से पानी ले लें और घड़ा पानी का भर लें। उसमें आपने 10 ग्राम कलमी शोरा लेना है, 10 ग्राम जौं खार लेनी है, दोनों चीज़ें पंसारी से मिलेंगी, वो आप उसके अंदर डाल दें और 1 पाव अंगूर के पत्ते लेने हैं। लोगों के घरों में मुख्तलिफ जगहों पे अंगूर की बेल लगी, बल्कि पाकिस्तान में जितना इस वक्त मसला गुर्दों का है
लोगों को अपने मुख्तलिफ जगहों पे अंगूर की बेल्स लगानी पड़ेंगी और उससे पत्ते लेने पड़ेंगे, चूँकि वो जो पत्ते आप लेंगे ताज़ा पत्ते लें और उसका वज़न जो है वो 1 पाव वज़न उसका पूरा हो, तो वज़न करके फिर आप उसको धो के अच्छी तरह, तो उसके बाद आप घड़े में डाल दें और इसको हिला के और उसके बाद घड़े को आप ढाम के रख दें 6 घंटे, वो पड़ा रहे। 6 घंटे के बाद ये आपका पानी जो है ना गुर्दे वाश करने का कुदरती तरीका तैयार हो चुका है। अच्छा। फिर मरीज को सादा पानी नहीं देना, उसको आप ये घड़े वाला ही पानी दें। जितना पानी घड़े में से पीने के लिए लेना है उतना ही आपके पास और पानी सादा पड़ा हो अलहदा, जो आप जितना घड़े में से निकाला उतना आप फिल्टर वाला पानी या उबला हुआ पानी उसमें और डालते रहें, जितना निकालें उतना और डालते रहें। ये 3-4 दिन 5 दिन गर्मियों में, और जब सर्दी आएगी तो उस वक्त ये 8-10 दिन तक पानी ठीक रहता है। उसके बाद जब इसमें बैड स्मेल शुरू हो जाए तो पानी गिरा के चेंज कर लें, नई चीजें नया तरह डाल लें, तो ये आपके गुर्दे कुदरती तौर पे वॉश करेगा और टकोर करेंगे तो आपके गुर्दों के फिल्टर्स खुलेंगे। वॉश करने वाले सीन भी हमने डिस्कस कर लिया, हमने टकोर का भी डिस्कस कर लिया। ये कहिएगा इलाज और अलामात पर तो हम जा रहे हैं, लेकिन वो बुनियादी क्या वजूहात होती है जिनके बायस आपके गुर्दे इफेक्ट हो जाते हैं, इस बीमारी में आप मुब्तला हो जाते हैं? कुछ ऐसी प्रिकॉशंस मैयर जो आप पहले ही ले लें ताकि आपको देखें, अगर हम कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, फास्ट फूड, जंक फूड, मैदे की बनी हुई चीज़ें, चीनी की बनी हुई चीज़ें, अगर हम इन सारी चीज़ों से अवॉइड करें और उसके बाद ये चाय भी बहुत ज़्यादा जो लोग पीना शुरू हुए हैं उसका भी एसिडिटी इफेक्ट पड़ता है। कितने कप पी सकते हैं चाय या कॉफी? चाय वैसे भी 1 कप भी नहीं पीना चाहिए अगर उसको वैसे देखा जाए तो। दूसरी बात यह है कि उसके अलावा हमारे यहाँ जितने भी लोग इस वक्त ब्लड प्रेशर की, शुगर की और मुख्तलिफ पेन्स वगैरह को मैनेजमेंट करते हैं, यानी पेन किलर खाते हैं, शुगर कंट्रोल करने की दवाइयाँ सारी उम्र एक मिथ बन गई है कि खानी है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की दवाइयाँ खानी है। हालांकि ब्लड प्रेशर का इलाज नेचुरोपैथी के अंदर जो है ना वो हफ्ते 10 दिन में अंग्रेजी दवाइयों से जान छुड़ा सकता है। अच्छा। लेकिन कौम जो है ना वो उसका एक माइंड सेट बना हुआ है, वो वहीं पे वो कहते हैं नहीं जी रोज खानी है, हालांकि ब्लड प्रेशर हाई हो तो खानी है ना, नहीं हो तो क्यों खानी है, लेकिन लोग डॉक्टर की रिकमेंडेशन के ऊपर लगे हुए हैं। जबकि WHO की रिपोर्ट आ चुकी हुई है कि पाकिस्तान में डॉक्टर जो है वो दवाइयाँ जो है वो मरीज की रिक्वायरमेंट या बीमारी के मुताबिक नहीं बल्कि कंपनी की रिकमेंडेशन के ऊपर दवाइयाँ लिखते हैं और इसके ऊपर WHO कह रहा है। तो हमें देखना है कि हम किस तरीका इलाज में फंस गए हुए और उससे हम बाहर कैसे निकलेंगे जब तक हम नेचर और फितरत की तरफ नहीं आएंगे। बिल्कुल, अल्टीमेटली जो हल है वो तो फिर नेचर है और फितरत की तरफ ही वापसी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील साहब आपके वक्त का, और बड़े बेहतरीन अंदाज में आपने बताया कि किस तरह से जो डायलिसिस की नौबत आती है उससे भी बचा जा सकता है और कौन से ऐसे इकदाम है, लाइफस्टाइल में आप क्या चेंजेस कर सकते हैं, खुराक में क्या तब्दीलियां ला सकते हैं जिससे आप गुर्दों के मरज में मुब्तला होने से बच भी सकते हैं। उज़ैर के अगली दफा हम लोग ना डिस्कस करेंगे इनसे कि ब्लड प्रेशर की कैसे बचा जा सकता है। जैसे उन्होंने कहा ना कि मेडिसिन पे लोग लग जाते हैं तो मेडिसिन को खत्म भी किया जा सकता है। लोगों को मैंने बड़ा, डॉक्टर साहब ने बड़ी आम बात की ना कि बड़ा माइंडसेट बना हुआ है कि मेडिसिन खानी है, मेडिसिन अगर कोई वैसे कोई बता रहा है ना कि आप खुराक से कोई है तब्दीली ले आए अपनी बॉडी के अंदर, कोई अपने मरज को ठीक कर लें, उसको लोग नहीं मानते। बिल्कुल ऐसी है जी। और प्रोग्राम में जरा ब्रेक शामिल कर लेते हैं, कुछ और चीजें भी जो आप लोगों से डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहे सुनो पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग। अगर हम देखें तो लाहौर का जो आसमान है वहां पर जनाब जो बादल हैं वो काले बादल हैं, स्याह बादल हैं, थोड़े से आप ग्रे भी कह लें और मंडलाते फिर रहे हैं जनाब। ऐसे ही है। बाकी जो मुल्क का मौसम है वहाँ पर क्या हाल है ये बताएं फातिमा। बिल्कुल, मेरे ख्याल में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, तो चलें मिलके जानते हैं कि आज पाकिस्तान में मौसम कैसा रहने वाला है। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं कि आज पाकिस्तानी टैलेंट की हमने बात करनी है तो लाहौर, जिसे रोशनियों, रंगों और तारीख का शहर कहा जाता है, यहाँ की गलियों में एक ऐसा हीरो मौजूद है जो कि महाजों पर बैक वक्त लड़ रहा है। और हम बात कर रहे हैं जी डॉल्फिन फोर्स पंजाब के एहलकार सैयद ज़ैन की, जो कि काफ़ी हद तक हम देख रहे हैं कि अवामी खदमत भी कर रहे हैं और साथ ही साथ जो उनका ज़बरदस्त टैलेंट है उस पर इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि हमारा सेट सोने से नहा चुका है। वो बात क्या है वो भी उज़ैर साहब बताएंगे आपको। बिल्कुल जी, वो ब्रश और रंगों के जरिए अपनी तहजीब और सकाफत को कैनवस पर कैद करते हैं। सोने के वर्क और दिलकश रंगों से ऐसा खेलते हैं कि देखने वाला जनाब दंग रह जाता है। वो लाहौर के तारीखी विरसे, कदीम इमारतों और कुदरती मनाजिर को इस कदर खूबसूरती के साथ कैनवस पर उतारते हैं कि उनकी हर पेंटिंग में सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि एक गहरा पैगाम भी छुपा होता है। और उनकी पेंटिंग से तस्वीरें नहीं बल्कि माजी की वो झलकियां जो आने वाली नस्लों के लिए कीमती खजाना बन रही हैं। कौमी सतह पर उनके फनपारों की नुमाइश हो चुकी है और लोग उनके काम को
बेहद सराहते हैं। ऐसा ही है, और इस वक्त सैयद जैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सैयद जैन, आपको वेलकम कहेंगे सुनो पाकिस्तान में, और नाज़रीन जो देख रहे हैं उनको समझ आ गया होगा कि मैं क्यों कह रही थी कि हमारा जो सेट है ना वो सोने से नहा चुका है, गोल्ड से, क्योंकि इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स हमारे पास पड़ी हैं। तो जैन, सबसे पहले तुम्हें बताइए कैसा एक्सपीरियंस है जॉब के साथ साथ ये सब जो आप कर रहे हैं, कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी, और सेकेंडली ये कि मैं आप लोग को अप्रिशिएट करूँगा कि जिस तरह आप लोग प्लेटफॉर्म अवेल कर रहे हैं कि जो आपका मुल्क का यंग टैलेंट है और जो आर्ट है उसको आप लोग प्रमोट कर रहे हैं, मैं उसके लिए आप लोग को खराज तहसीन पेश करता हूँ। थैंक यू। और सेकंड ये काफ़ी चैलेंजिंग मेरे लिए होता है कि इतनी मतलब जो मैं कहता हूँ कि सबसे हसास और सेंसिटिव हमारी ड्यूटी है, तो उसके साथ मैं अगर अपने इतने पोलाइट और इस तरह के जो पैशन को साथ लेके चल रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि ये जो अल्लाह पाक की मुझ पर करम नवाजी कि उसने मुझे इस चीज़ के लिए चुना है और मैं इसको बड़ा स्लाइटली और बहुत अच्छे से लेके चल रहा हूँ। जैन, यही सवाल जहन में आता ना कि मुल्ज़िमान को पकड़ना ज़्यादा मुश्किल लगता है या हाथ में पेंट ब्रश को पकड़ना मुश्किल लगता है? देखिए, ये मेरे मूड स्विंग होते हैं। अच्छा। जब मैं ऑन ड्यूटी होता हूँ तो मैं एक प्रॉपर पुलिस ऑफिसर होता हूँ, ठीक है। मेरा मूड उसके अकॉर्डिंग होगा ड्यूटी के। अच्छा। और जब मैं अपने स्टूडियो में आता हूँ और मेरे जो कैनवसेस मेरे सामने आते हैं, देन मेरा मूड स्विंग होता है। देखिए, आपको थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ती है। मतलब आप किसी एक जगह पे आप कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, अचानक आप किसी दूसरे टास्क में जाते हैं ना, तो जहन को भी वहां पर जाने में, पूरी यकसुई होने में भी थोड़ा सा वक्त दरकार होता है, थोड़ा सा टाइम आपको लग जाता है। तो वहां पर आपने क्या ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है कि एंटर होते ही जनाब आप फिर आर्टिस्ट बन जाते हैं, पुलिस वाला पीछे रह जाता है, बाहर रह जाता है गेट से? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अच्छा, इससे ना मुझे एक हेल्प ये होती है कि मैं जब फील्ड में होता हूँ और मेरा जो एक वर्क है वो है भी लैंडस्केपिंग में, आउटसाइड का काम है, आउटडोर का काम है, तो ड्यूरिंग पेट्रोलिंग मुझे काफ़ी इन चीज़ों की ना हेल्प मिलती है। अच्छा। मतलब ऑन ड्यूटी मेरा एक तो माइंड ड्यूटी की तरफ तो है ही है, मतलब वहाँ पे मैं बड़ा अलर्ट हूँ, बड़ा वो मैं सेंसिटिव हूँ, ऑब्जर्व बड़ा कर पाते हैं। देन उसके साथ साथ मैं जो लाहौर की गलियां हैं, लाहौर के जो कदीमी जो हमारा विरसा है, मिरास है, मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ देखने का। अच्छा, वर्क की तो जैन आपने हमें बात किया, अभी जो सोने के वर्क आप इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा उसके हवाले से हमें बताएं कि ये आइडिया आपके माइंड में कैसा है? क्योंकि नॉर्मल पेंटर तो हम देखते हैं पेंटिंग्स बनाते हैं, बड़े बड़े प्यारे प्यारे शाहकार तैयार करते हैं, लेकिन ये देखकर ही बहुत खूबसूरत, यूनिक और मजेदार सा लग रहा है। खवातीन तो सोने की जेवरात की दिलदादा होती हैं, आपको सोने का शौक कहाँ से आ गया? अच्छा, देखें, इसमें ये है कि हमारे जितने सीनियर आर्टिस्ट हजरात थे वो बहुत अच्छा काम कर चुके हैं, मतलब पीछे और गुंजाइश नहीं रहेगी। तो फिर भी आपने क्राउड में अगर अपनी कोई पहचान बनानी है तो यू कैन डू समथिंग डिफरेंट। आपको कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा तो आपकी क्राउड में कुछ पहचान बनेगी। तो इस तर्ज का काम पहले नहीं हुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अगर इसको गोल्ड कैनवस के ऊपर प्रिजर्व करूं, और उसके पीछे भी एक रीजन है, एक थीम है, एक विजन है, एक सोच है, एक थॉट है। वो ये है कि जो गोल्डन मैं कैनवस करता हूं वो मैं अपने सुनहरी दौर है उसके साथ मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, ये तो है, मतलब आपका शौक तो है, आपका पैशन है, आप बड़ा जबरदस्त काम भी कर रहे हैं जिसको अप्रिशिएट किया जाता है, और IG ऑफिस में भी आपकी जिम्मेदारी है, वहाँ पर जितनी भी पेंटिंग्स हैं और जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं वहाँ पर इनकी पेंटिंग्स हैं जनाब। और ये बताएं कि जनाब देखें ना, खाली तनख्वाह से मामला नहीं चलते, पैशन तो अपनी जगह है। बिल्कुल। ये आपकी जो पेंटिंग्स हैं कितनी कीमती हैं? सबसे महंगी पेंटिंग्स हैं, ने कौन सी बेची है? देखिए, ये जो हमारी नॉर्मल पेंटिंग है उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। उसकी रीज़न ये कि इस पे आपने गोल्ड लीफिंग करनी है। लीफिंग एक अलग जो है ना मटेरियल और थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो उसके अगर देखा जाए तो हम नॉर्मल पेंटिंग से इसको थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज करते हैं। मतलब सबसे महंगी जो आपने बेची होगी कितने की बेची होगी? मतलब 1.5 से 2 जो है ना लाख की एक पेंटिंग आराम से ये सेल आउट हुई थी, गोल्ड लीफिंग। अदरवाइज जो दूसरी पेंटिंग होती है थोड़ी सी नॉर्मल होती है, उसमें सिर्फ कलर्स यूज होते हैं। उसमें क्या करते हैं, गोल्ड उतार लेते हैं। और मैं तो ये भी सोच रही हूँ जैन कि कल को ये पता चले अगली दफा हम बुलाएं शो में और जैन साहब जो ना डायमंड्स लगा के आए हो, फिर तो आपको गार्ड्स भी रखने पड़ेंगे साथ। देखिए, अगर आपने कुछ यूनिक करना है तो आपको कुछ करना पड़ेगा। अच्छा जैन, अभी ये बताया आपको कितना वक्त दरकार होता है जो एक पेंटिंग आपने तैयार करनी होती है? अगर ये स्पेसिफिकली ये बहुत खूबसूरत है जो सेंटर में पड़ी है, इस पे काफी बारीकी वाला काम दिखाई दे रहा है, तो इस तरह की पेंटिंग्स को बनाने में कितने घंटे लगते हैं और कितने दिनों में ये मुकम्मल होती है? क्योंकि जाहिर सी बात है आपने शिफ्ट भी साथ साथ मैनेज करनी होती है। अच्छा देखिए, 2 चीजें अगर आपने, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, अगर आपने सिंपल पेंटिंग बनानी है तो वो तो जल्दी बन जाएगी। ठीक है। अच्छा देखिए, जितना काम पेंटिंग बनाना है उतना ही काम इस पे लीफिंग करना है। हाँ, डबल मेहनत है। डबल मेहनत है। एयर टाइट रूम में आपने बिल्कुल बारीक सा पेपर होता है, इवन आप हल्का सा कोई हवा लगी तो इसने फट जाना है, वेस्ट हो जाएगा।
आप तो पता नहीं इस पे किस तरह से लगा लें, हम तो किसी मुरब्बे पे चांदी का वर्क लगाए नहीं हम। सेम वही चीज है, सेम। आपने एयर टाइट रूम में आपने बैठ के और इवन अपनी जो खुद की सांस है उसको भी काबू रख के आपने इस पे लीफिंग करनी है, तो बड़ा हसास काम है। डिजर्व करते हैं इसका आपको सही मुआवजा जो है बिल्कुल मिलना ऐसे ही चाहिए। अच्छा जैन, हमें कुछ जरा पेंटिंग के हवाले से भी बताएं। ये मैं आपकी पेंटिंग देख रहा हूँ, मतलब इतनी बारीकी से इतनी खूबसूरती से काम हुआ हुआ है, मतलब दुकान के बाहर अगर कोई सजावट की चीज है वो भी वहां पे नजर आ रही है, हाँ। तो किसी ने खिड़की से अपने कपड़े लटकाए हुए हैं वो भी नजर आ रहे हैं। ये इतनी ऑब्जर्वेशन आपकी किस तरह से है, मतलब किस तरह आप इतनी बारीकी में जाके ये काम करते हैं? देखें, ये जब मैं दौरान ट्रेनिंग था तो हमने हलफ लिया था कि अब जो भी काम करेंगे नेक नीयति से करेंगे। अच्छा, हलफ तो बहुत से लोग लेते हैं। तो आप अमल कर रहे हैं, ठीक है ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑन रोड भी बहुत ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, ड्यूटी कर रहा हूँ, और जब मैं ऑफ ड्यूटी होता हूँ तो वो ही आपने हैबिट। ईमानदारी से अच्छा, करना है, हाँ। आपकी वैसे सोर्स ऑफ देखिए, इनकम बड़ा है। अगर ईमानदारी की बात हो रही है तो वो कहते हैं ना, कामयाब औरत के पीछे, सॉरी कामयाब मर्द के पीछे, हाँ, औरत के पीछे भी खड़ा कर दें। हाँ, औरत के पीछे तो आई स्वेयर मैं खुद मानती हूँ कि मर्द का हाथ होता है, वो आपका बाप हो सकता है, देखिए आपका जी, भाई ये हो बड़ी सकता है, अच्छी ये तो गवाही है, बड़ी बहुत आम गवाही है। जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी फैमिली में कोई मेल आपको सपोर्ट नहीं कर रहा तो आप उस तरह से सक्सीड नहीं हो सकते किसी भी फील्ड में। बिल्कुल, बिल्कुल। आप हमें जरा ये बताएं कि आपको पीछे किसकी सपोर्ट हाँ, हासिल मैं है? आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि ये जो एक वो मिथ बनी हुई है, एक वो बनाए हुए कि औरत का ही हाथ, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, मर्द का भी हाथ होता है। मैं उज़ैर भाई से एग्री लेकिन करता अब हूँ। जी, ये बात मर्दों के- मेरी की है जनाब। अच्छा, उज़ैर भाई मर्दों के मैं आपसे agree करता हूँ। जनाब उनका भी जी, ख्याल जी, किया अच्छा, जाए, आप भी बताएं। ऐसे है कि जब मेरे जो वालिद अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, आमीन, सुभान तो उन्होंने जो है ना बहुत ही बिगिनिंग स्टेज में मुझे देख लिया कि यार इस बच्चे का कोई टैलेंट है, आर्टिस्ट है। ये हाँ। डिफरेंट जो एक्टिविटीज कर रहे हैं उसमें तो इसका दिल नहीं लग रहा। अगर इसको मैं पेंसिल देता हूँ तो ये जो खाली कोई वॉल होती है उस पर ड्रॉ करने लग जाएगा, कोई फ्लैट चीज होगी उस पर। तो उन्होंने देखा कि यार अगर इसको समर वेकेशन हुई है, कोई गर्मियों की छुट्टियां हुई हैं, इन्होंने मेरा हाथ जैन से पकड़ के फिर ना, ਤੁਹਾਨੂੰ डांट भी पई यानी होगी, फिर दीवारें वालिद भरने साहब वाले आपके जो जौहरी बच्चे थे हैं। पूरे। एग्जैक्टली उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के, मेरे टीचर हैं आरिफ अंजुम साहब, उनको अच्छा। कहा कि आरिफ यार ये बाप के दीवारें वाले गंदियां तो जरा कर रहे हैं, काइंडली artist ना। अपनी दीवारें गंदी करो। हमने तो बहुत गंदी करवा ली। जबरदस्त, तो बस ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आर्ट से रिलेशन तकरीबन को 20 से 25 साल का है। बेहतरीन, वेरी नाइस, जबरदस्त। और वो नजर भी आ रहे हैं, जैसे आप ज़ाहिर कह रहे थे, वो बारीकी पेंटिंग में दिखाई दे रही है। मैंने भी जिस पेंटिंग की बात NCA की से है, जनाब इनको पुलिस के खर्चे पे जनाब इनको वहाँ माशाल्लाह। पे कोर्स भी करवाया जा रहा है, वहाँ पे कोई जनाब पढ़ भी रहे हैं और वहाँ पे बड़ा इससे ना जबरदस्त काम उज़ैर कर भी देखिए, रहे हैं। हमें सीखने को इंस्पिरेशन भी मिलती है कि बहुत से लोग हमने दुनिया में देखे जो ना बस कोसते रहते हैं, जी मैं तो काम में बिजी हूँ, मैं तो 9 to 5 में बिजी हूँ और मैं अपने पैशन को उस तरह से टाइम नहीं दे पा रहा या दे पा रही। तो आपको यहाँ से सीख मिलती है, जैन से सीखें आप, वो अपना काम भी करते हैं और अपने आर्ट में वो कितने ज्यादा माशाल्लाह स्किल्ड हो चुके हैं। जैन साहब तो ये बहुत चीज़ें भी शुक्रिया आपको एक तो, और मैं यहाँ पर ये जरूर, जिस तरह जैन ने अपने वालिद साहब का जिक्र किया, ये बड़ी अहम हाँ, बात है बहुत, कि बिल्कुल। आप अपने बच्चे के अंदर पोटेंशियल को पहचानिए, Yes. ये आपकी जिम्मेदारी है, जी। और फिर उसको आप पूरी फ्रीडम दें कि अगर आप जो करना चाहते हैं वो करें, बजाय कि आप अपने फैसले उस पर नाफिज करें, थोपें। इस अमल से आपको बाज रहना चाहिए। जी। एक ब्रेक शामिल कर। तो मुल्क भर में मौसम कैसा है मिलकर जानते हैं। आपको बताते चले कि मुल्क भर में मॉनसून बारिशों का 7वां स्पेल शुरू हो चुका है। इस्लामाबाद और लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश भी हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 21 अगस्त तक कश्मीर, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की सूरत हाल क्या है, आइए मिलकर जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कोहसारों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां पर बेशतर अजला में बादल छाए रहेंगे। अगर हम लोग गिलगित के हवाले से आपको बताएं तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29 और कम से कम 17 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। सकर्दू की बात करेंगे, जहां पर ज्यादा से ज्यादा पारा यही बताया जा रहा है कि 21 होगा और कम से कम 14 डिग्री रहने की तवक्को जाहिर की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। जन्नत नज़ीर वादी आज़ाद कश्मीर का रुख कर लेते हैं, जहां पर यही बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ इलाकों में क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी है और बेशतर इलाकों में काली घटाएं छाई रहेंगी। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29 और कम से कम 22 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। श्रीनगर के हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे, जहां पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 27 और कम से कम 19 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर में बारिश की पेशगोई भी की है। गंधारा तहजीब के मरकज खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लेते हैं तो आपको बताएं कि यहाँ पर बेशतर अजला में मतला अबर आलूद रहेगा। अगर पेशावर का रुख करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 और कम से कम 26 डिग्री रहने का इम्कान
जाहिर किया गया है, जबकि सवात में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 26 और कम से कम 16 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के बेशतर अजला में बारिश का भी इम्कान जाहिर किया गया है। और अब नजर डाल लेते हैं पंजाब के मौसम पर। आपको बताएं कि यहाँ पर कहीं बादलों और कहीं हब्स का राज बरकरार रहेगा। अगर हम लोग लाहौर का रुख करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 और कम से कम 26 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। शहरी इक़्तिदार इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं, जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पारा 30 और कम से कम 24 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान का रुख करेंगे, जहां पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 38 और कम से कम 30 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान खित्ता पोठोहार और शुमाल मशरकी पंजाब में बारिश का इम्कान भी जाहिर किया है। और रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान की तरफ चलते हैं। आपको बताते चले कि बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 और कम से कम 20 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान यूब, बारखान, खुजदार, मुसाखिल और गिरदुरवाह में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान भी जाहिर किया गया है। और आखिर में आपके साथ शेयर करेंगे सिंध का मौसम। आपको बताते चले कि सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और शदीद हब्स रहने का इम्कान है। रोशनियों के शहर कराची की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 35 और कम से कम 27 डिग्री रहने की तवक्को जाहिर की गई है। अगर हैदराबाद का रुख करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39 और कम से कम 28 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सखर, घोटकी, कश्मोर, दादू, थरपारकर, ठट्ठा और कराची में मतला जुज़वी तौर पर अब्बर आलूद रहने का इम्कान भी जाहिर किया है। मॉनसून के 7वें स्पेल ने एंट्री दे दी है और इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। आज़ाद कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग और सैलाबी रैलों से मुतादिद अजला की सड़कें बंद हो गईं, गाड़ियां बह गईं, 4 देहात खाली करा लिए गए, जबकि क्लाउड बर्स्ट के बायस एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक हो गए। महकमा मौसमियात का कहना है कि 21 अगस्त तक कश्मीर, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान, जबकि खैबर पख्तूनख्वा, मरी गलियात, शुमाल मशरकी पंजाब और आज़ाद कश्मीर के मकामी नदी नालों में तुग़यानी और इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया गया है। ताहम आइंदा हफ्ते कराची समेत सिंध के कई मकामात पर बारिश का भी इम्कान है। 18 से 23 अगस्त के दौरान कराची में भी बारिश के 2 अच्छे स्पेल्स हैं जिनके आने का इम्कान जाहिर किया गया है। गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत की अगर बात करें तो वहाँ पर गैर मामूली इजाफा देखने में आ रहा है, जिसके बायस ग्लेशियर्स की तेजी से पिघलने और झीलों के फटने का खदशा भी सामने आया। उज़ैर, इसी तमाम सूरत हाल पर डिस्कशन कर लेते हैं। चीफोलॉजिस्ट डॉक्टर जहीर अहमद बाबर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, 7वें स्पेल की शिद्दत और दुरानिया पहले 6 स्पेल से किस हद तक मुख्तलिफ है? देखें, इस वक्त तो हम मानसून के पीक सीजन से गुजर रहे हैं और जुलाई और अगस्त जो है वो पीक सीजन होते हैं मानसून में। जो अब मानसून जो है वो अपनी शिद्दत इख्तियार करेगा तो उसकी इंटेंसिटी में भी इजाफा होगा। और जैसा कि हम देखते हैं कि मानसून सीजन के अंदर ना सिर्फ जो वाटर अवेलेबिलिटी बेहतर होती है लेकिन उसके साथ कुछ हैजर्ड्स भी वाबस्ता होते हैं। तो इस सीजन में हम देख रहे हैं कि वो जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी में जो है वो इजाफा हो रहा है। और क्योंकि जो रेनफॉल इंटेंसिटी है मानसून के अंदर, खासतौर पर इस मानसून के अंदर जो है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हैवी रेनफॉल जो है वो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपर एरियाज में, जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं उनके अंदर। इसकी वजह से लैंडस्लाइड्स भी हो रही हैं और फ्लैश फ्लडिंग के जो इंसिडेंट्स हैं उनमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है। ज़हीर साहब, ये भी कहेगा हमने इस बार तो ये भी देखे कि क्लाउड बर्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो उसके भी बहुत ज़्यादा हमने देखा है कि इस बार केसेस सामने आए हैं। तो क्लाउड बर्स्ट की वजूहात क्या होती हैं, ये फैल क्यों रहे थे? देखिए, मैं पहले भी हम बार मेट ऑफिस चीज़ की क्लैरिफिकेशन दे चुका है कि क्लाउड बर्स्ट एक ऐसी मेट्रोलॉजिकल टर्म है जिसमें सिर्फ एक टर्म यूज होती है जिसमें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एक सर्टेन एरिया में हैवी रेनफॉल होती है। उसका बादल के फटने से या उसकी इस तरह की, जैसे कोई बादल फट गया है और सारा कुछ बह गया, उसके साथ कोई ताल्लुक जो या वास्ता नहीं होता। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि मानसून रेनफॉल है, इसके अंदर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हैवी रेनफॉल्स होती हैं और उसकी वजह से फिर लैंडस्लाइड। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर ज़हीर साहब, आपने दुरुस्त फरमाया। सर, इस्लामाबाद और दीगर बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग के खतरात को कम करने के लिए
फौरी इक़दाम क्या हो सकते हैं? देखिए ओवरऑल तो एक तो यही है कि हम जो वेदर फोरकास्ट है उसके ऊपर नजर रखें, और जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज जो गाय बगाए फोरकास्ट की वार्निंग्स इशू कर रही होती हैं उसको मद्देनजर रखें। इसके बाद इसके साथ साथ जो हैवी रेनफॉल पीरियड के अंदर अपने आप को इस तरह अपने जो रोजमर्रा के मामला हैं उसको एडजस्ट करें कि आपको एक्सपोजर जो है वो हैवी रेनफॉल्स में या जिस वक्त फ्लैश फ्लडिंग या अर्बन फ्लडिंग के चांसेस हैं उस वक्त कम से कम हो। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी कहिएगा कराची में भी अनाउंस किया गया है कि 18 से 23 अगस्त तक बारिशें होंगी, तो ये बारिशों की शिद्दत क्या होगी, कोई खतरे वाली बात तो नहीं है वहाँ? एज सच अभी तो जो सिग्निफिकेंट रेनफॉल्स हैं वो ऊपर पार्ट्स में है, रिवराइन जो है उसमें पानी के फ्लोज बढ़ने का अंदेशा है, खासतौर पर रिवर इंडस के फ्लोज बढ़ने का अंदेशा है। लेकिन एज सच अभी तक सिग्निफिकेंट रेनफॉल जो है सिंध या जनूबी हिस्सों में हमारे कोई एज सच सिग्निफिकेंट रेनफॉल नहीं हुई। 18 से 23 के दौरान ये है कि हमारी जो सदर्न हाफ है सिंध के ज्यादातर इलाके, इसी तरह कोस्टल बेल्ट है, कराची है, इनमें जो है वो बारिश के होने के चांसेस कुछ हैं। बिल्कुल ठीक है, बारिश होने के चांसेस मौजूद हैं, लेकिन खतरे वाली कोई बात नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़हीर अहमद बाबर साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि ये जो 7वां स्पेल चल रहा है ये कितना ताकतवर हो सकता है, बारिशों का दुरानिया कितना हो सकता है और किन किन शहरों में कितने मिलीमीटर बारिश बरस सकती है। ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुश आमदीद कहते हैं और इस सेगमेंट का आगाज एक मशहूर शेर के साथ कर लेते हैं। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो एक दाव लगा। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जिन्होंने इस शेर को अपनी जिंदगी में सच कर दिखाया। मियां नदीम, जो सियालकोट के रिहायशी, जिन्होंने बहुत कम उम्री में गुर्बत को शिकस्त देकर अपनी तकदीर को बदला है, आज हमारे साथ स्टूडियोज में वो मौजूद। बिल्कुल जी, और 13 से 14 साल पहले मियां नदीम ने साइकिल पर सफ़र शुरू किया था। वही साइकिल उनकी मेहनत, अज़्म और लगन की अलामत बन गई है। मुश्किलात बेशुमार थी मगर उनका हौसला बुलंद रहा है और आज वो साइकिल से बढ़कर V8 गाड़ी के मालिक बन चुके हैं और ये सब उनकी अनथक मेहनत का ही नतीजा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन बन चुके हैं। बिल्कुल जी, और मियां नदीम ने कोरियर कंपनी चलाना शुरू की और देखते ही देखते कई ब्रांचेस के मालिक बन के उनकी तकरीबन इस वक्त 50 से 60 ब्रांचेस हैं जो कामयाबी के साथ चल रही हैं। कई लोगों का रोजगार इन कोरियर से जुड़ा हुआ है। जी, मियां नदीम के हवाले से हम आपको बता तो रहे हैं और उनकी जितनी मेहनत है वो मुंह बोलता हुआ सबूत बनकर हमारे सामने एक जिंदा मिसाल बनकर खड़ी है। मेरे ख्याल में हम डायरेक्टली उनसे आपकी मुलाकात ही करवा देते हैं। मियां नदीम साहब हमारे साथ मौजूद है, वेलकम कहेंगे आपको। सुनो पाकिस्तान में कैसे आप, ठीक ठाक है? इतनी बड़ी इंस्पिरेशन बन गए इतनी छोटी सी एज में आप, ये सब आपने कैसे कर दिखाया? और मुझे अगेन वही सॉन्ग याद आ जाते हैं ऐसी चीजें सुन के, पले सी का साइकिल तो साइकिल तो रेंज हुई ਇੱਥੇ V8 ਹੋਈ ਜੇ ਕਿੰਜ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। लेकिन रेंज के मुताबिक ही मालिक हैं। लेकिन सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना नवाजा। माँ बाप की दुआओं के अलावा मैं समझता हूँ कि आप कामयाब तरीन शख्स नहीं बन सकते। बेशक माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारी जो औलाद है वो माशरे में कामयाब तरीन एक मिसाल बन जाए। तो 2013 के लास्ट की बात है कि मेरे पास साइकिल थी। साइकिल पे मैं एक हॉस्पिटल था, वहाँ पे जॉब करने जाता था। अच्छा। तो वहाँ पे मेरी 2000 के करीब सैलरी थी। फिर मैंने अपने भाई से 2000 के करीब, फिर मैंने अपने भाई से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने बाइक मुझे किसी से लेके दे दी कि ये अब। तो अक्सर औकात जब जाता था मैं तो रास्ते में फ्यूल ख़त्म हो जाता था तो लिटा के बाइक में वापस लेके आता था। तनख्वाह कम थी उसमें। तनख्वाह कम थी उसमें। तो फिर मैं सोचा कि इस काम से तो मैं कुछ नहीं कर सकता जी। अब मेरे एक भाई हैं जिनका नाम असद है, जो ज़िंदगी बदलने का मकसद बना मेरा। अच्छा। असद की बात ये थी कि असद एक ऑफिस कोरियर कंपनी के ऑफिस में टी बॉय की जॉब करता था। अच्छा। वो एक दिन उसके मालिक ने कहा कि इस बच्चे को काम सिखाएं, बड़ा मेहनती बच्चा है, बड़ा काम करता है। तो उस दिन से वो सफ़र स्टार्ट हुआ। हमने फिर सोचा कि अपना काम किया जाए। 2015 के करीब हमने एक छोटा सा ऑफिस लिया जिसका 3000 रुपया किराया था। अच्छा। हमने उसको काम स्टार्ट करना शुरू कर दिया। ऑफिस के पीछे ही एक रूम था जिसमें हम दोनों रात को सो जाते थे। अच्छा। और सुबह उठ के फिर दोबारा हम काम स्टार्ट कर देते थे। तो आस्ता आस्ता करते करते अब मेरी सियालकोट में 50 प्लस कंपनीज हैं। मेरे पास एक कंपनीज में 100 प्लस लड़के मेरे पास। जबरदस्त। और कितना इस वक्त आपके मुलाजमीन की तादाद होगी आपके पास? वो एक ऑफिस में 100 प्लस हैं, बाकी भी दूसरे ऑफिस हैं वो 40-50 लड़के वहाँ पे, यानी कि हज़ारों में तादाद बन जाती है। तो मुझे ये बताएं कि नौजवान जो है ना, हम असल में उन्हें मैसेज भी देना चाहते हैं। आप नदीम उनके लिए एक इंस्पिरेशन है।
नौजवान कहते हैं बड़ा घबरा जाते हैं, शुरू में ही के चैलेंजेस आ रहे हैं, जनाब कुछ बन नहीं रहा, चंद महीनों में ही ना वो बदल हो जाते हैं। आपको क्या चैलेंजेस आए, आपने उनसे किस तरह से निपटे, किस तरह आपने उनको हैंडल किया और फिर आप कामयाब हुए? देखें, ये सफ़र तो बहुत लंबा लग रहा होगा कि बड़ा टाइम लगा, इसमें बड़ी मेहनत लगी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि माँ बाप की दुआओं ने सब कुछ बदल दिया। मुझे समझ नहीं है कैसे होगा। जब मैं जॉब करता था मैंने सोचा कि जॉब से कुछ बनना नहीं है। जब मैंने वो जॉब छोड़ी, कोरियर कंपनी के साथ अटैच हो गया, तो मैंने सोचा कि मैं अपना काम करना है। हमें बाज़ दफ़ा कोई पार्सल आ जाता था, बाज़ दफ़ा नहीं आ जाता था। अब सियालकोट में हम जितने भी कोरियर वाले हैं उन सब का सामान हम बेचते हैं बाहर। जबरदस्त। हमारे पास होलसेल यानी आप इंटरनेशनली करते हैं, पाकिस्तान में नहीं लोकल नहीं करते। लोकल नहीं करते। और ज़ाहिर इनकी गुफ्तगू से ना एक बड़ी अच्छी बात बार बार सामने आ रही है कि अपने वालिदैन का एहतराम करना। नदीम साहब, हम देखते हैं बहुत से लोग ना अपने वालिदैन से वो अटैचमेंट नहीं होते, बास प्यार करते भी हो तो अपने पेरेंट्स को बताएंगे नहीं, और बास ऐसे भी हैं जो कदर ही नहीं करते माँ बाप की। तो उन लोगों को क्या पैगाम देंगे? और ये भी कहिएगा कि माँ एक बड़ा कीमती असासा होती है, माँ बाप दोनों ही। क्या आपके वो इमोशंस थे जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, और उसके बाद जब आपने V8 खरीदी और इस तरह से कामयाबियाँ आपने समेटी, तो वो जो एक मोमेंट होता है वो कैसा था? देखिए, मैं अपनी वालदा के साथ एक दिन उसी जगह से जा रहा था जहाँ पे जॉब करता था, 2-3 हज़ार की सैलरी पे। तो मैंने अपनी वालदा को कहा कि ये वो जगह है जहाँ पे मैं जॉब करता था, ये आज भी वहाँ पे ही है, तो आज आपको मैंने 6 से 7 करोड़ की गाड़ी में बिठा के इधर से लेके जा रहा हूँ। तो मैं एक दिन ऐसे सोया हुआ था रात को, तो मेरे रूम से रोने की आवाज़ें आ रही थी। तो मैं उठ के परेशान हो गया, कौन रो रहा है? मैंने देखा कि मेरी वालदा तहज्जुद के टाइम मेरे लिए दुआ कर रही थी। मेरे और भाई भी हैं, लेकिन वो स्पेशल मेरे लिए दुआ कर रही थी। उस दिन मैंने सोच लिया कि वक्त बदलने का दिन आ गया। तो इसलिए जब आपने कामयाब तरीन शख्स बनना है तो इससे पहले आप माँ बाप के जो ना फन, यानी देखे ना नदीम में और दूसरों में मैं फ़र्क ये देख रहा हूँ, कामयाब नौजवानों में कुछ जो है ना वो अपने साथ सेल्फ जो है ना वो एक टैग लगा लेते हैं, सेल्फ मेड, यानी एक मुकदमा जो है ना अपने साथ लटका लेते हैं। लेकिन नदीम जो है ना अपनी वालिदा को क्रेडिट दे रहे हैं। नदीम, आपने जब बिजनेस शुरू किया, कितने साल के बाद ऐसा लम्हा आया कि अब आपको लगा कि भाईजान अब सेव करने का नहीं, अब अपने पे लगाने का टाइम आ गया, खर्च करने का टाइम आ गया? बिल्कुल ऐसे ही है। जब हम लगे रहे कई साल, तो हम ऑफिस में ही सोते रहे ना, घर नहीं गए, अपने ऑफिस में सोते रहे हैं। 2018-19 में जो है ना वो हमने सोच लिया कि अब जो है ना वक्त बदलने का टाइम आ गया, अब जो है ना वो पैसे लगाने शुरू करें। फिर वो 18 में वैसे भी तब्दीली आ रही है। हाँ, तब्दीली के बाद ना अल्लाह ताला ने मेहरबानी की। उसके बाद मैंने मेरे ऑफिस हैं, उसके बाद मेरी सोसाइटी चल रही है एक सियालकोट में, उसके बाद कैंट में मेरा रेस्टोरेंट चल रहे हैं। इसके अलावा सियालकोट की जितनी हाउसिंग सोसाइटी है वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं तो ये समझ रहा था कि नदीम शायद कोरियर कंपनी तक महदूद है, नदीम को यहीं से फुर्सत नहीं मिल रही। देखिए, इतना कुछ है, सोशल मीडिया में भी खासे मकबूल है, हर एक चीज माशाल्लाह से बेहतरीन कर रहा है। कहते हैं नदीम इसको रिलेट कर पाएंगे कि अगर आपने अच्छा कामयाब बिजनेसमैन बनना, जितने बड़े हैं वो गल्ला नहीं संभालते कभी, यानी वो कैश काउंटर कभी नहीं संभालते। आपकी भी लगता है नदीम यही पॉलिसी? नहीं, मैं कभी कैश काउंटर, एक बिजनेस सेट करते हैं और आगे निकल जाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रेस्टोरेंट भी चल रहा है, सोसाइटी भी चल रही है, कारगो का ऑफिस भी चल रहे हैं, साथ में सोशल मीडिया पे भी काम कर रहा हूँ, वहाँ पे भी जबरदस्त काम कर रहे हैं। और हमें अच्छी सीख ये भी मिलती है ना कि हार्ड वर्क डेफिनेटली आपको करना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे दौर जदीद हो रहा है आप थोड़ा स्मार्ट वर्क की तरफ आए। और नदीम की जिंदगी से ये एग्जांपल सामने भी आ रही है। हम देख रहे हैं माशाल्लाह आप फुर्तीले होंगे यार, लेकिन आपकी सेहत इतनी नहीं, आप इतने ज्यादा काम कैसे करते हैं? मल्टीटास्किंग। इधर नौजवान जो है वो कहते हैं जनाब हम 2 कर रहे हैं तो हम थक जाते हैं जी, 2 कश्तियों के हम मुसाफिर ही नहीं बन सकते। उन्हें भी जरा कोई मैसेज दें आप। देखें, जो ये सोच लेते हैं कि हमने करना है, तो फिर अल्लाह ताला उसका वक्त बदलता है। जब आपकी नीयत बन जाए कि मैंने करना है, फिर वो रास्ते खुद बहुत निकलते हैं। टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, ज्यादा नहीं लगता। अच्छा नदीम, ये भी बताया आपने मैनिफेस्ट कभी किया था 10 साल पहले, जब 2013-14 की आप बात कर रहे हैं, तो कभी आपने तब सोचा था कि इतनी ज्यादा कामयाबियां आप समेट भी सकेंगे? डेफिनेटली माँ बाप की जब दुआएं आपके साथ होती है ना, तो आपको एक वाइब आ जाती है कि मैं दुनिया बदलूंगा, मैं अपने लिए कुछ ऐसा कर दूंगा अपने माँ बाप के लिए कि वो उनको भी खुश कर दूंगा। तो ये वाइब तब थी आपके माइंड में आज से 12 साल पहले? देखिए, जब हमने ऑफिस स्टार्ट किया तो मेरे जो अजीज़ कारब थे ना, हमें एक चेयर और टेबल लाने के लिए ना और ऑफिस में कुछ पेलिंग करवाने के लिए 50,000 रुपये की ज़रूरत थी। कई लोगों से मांगे, किसी ने नहीं दी। सपोर्ट नहीं किया। आज उन लोगों ने मेरे लाखों रुपए देने हैं, लेकिन मैंने उनसे कभी मांगे नहीं है। बिल्कुल, तो वक्त मैंने तभी सोच लिया था कि वक्त बदलना ज़रूर है, टाइम लगना है लेकिन बदलना ज़रूर है, ये मैंने सोच लिया था। वो सोच अभी तक मेरे ज़हन में है कि जो आने वाला वक्त है ये भी ज़रूर बदलना है। अच्छा, देखें ना, एक तो हमारे शायर मशरिक की सरजमीन है सियालकोट, वैसे बड़ी सरखेज़ है और कारोबार के एतबार से, और माशाल्लाह अपना एयरपोर्ट भी बना लेती है हमारी वहाँ की ताजिर बरादरी। नदीम के अब जो देखें इतने काम नदीम साहब पहले कर चुके, आने वाले प्लान्स क्या हैं और कौन कौन से बिजनेस हैं जो आप शुरू करना चाहेंगे? क्योंकि आप जब कारोबार शुरू करेंगे ना तो बहुत से जो बेरोजगार हैं, जो नौजवान हैं, उन्हें रोजगार भी मिलेगा। देखिए, मैं अपने तमाम नौजवानों को एक ही मैसेज देता हूँ, अपने दोस्तों को भी ये कहता हूँ
कि नौकरी ना करें, छोड़ दें। हाँ। आप अपना बिजनेस करें, रेडी लगा लें, छोटी सी रेडी ठीक है, लगा लें। ठीक है। अल्लाह ताला आपका वक्त इतना बदलेगा, आपकी नीयत और ईमानदारी होनी चाहिए। अल्लाह ऐसा वक्त बदलेगा कि आपके हज़ारों रेडियाँ लगी होंगी, छोटा बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। आजकल रेडियो वाले बड़े तंग हैं नदीम साहब, आपको तो पता ही है। नहीं देखें, जिस काम में बरकत उठ जाए ना, वो तंग ही हो जाते हैं। नहीं, हुकूमत की तरफ से मैं कह रहा हूँ। हुकूमत की तरफ से तंग होंगे, लेकिन हुकूमत सबके लिए एक जैसी है। हमारे लिए भी मुश्किलात आती रहती हैं, लेकिन अल्लाह ताला इतनी मेहरबानी करता है, अल्लाह ताला वहाँ से रास्ते निकाल देता है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो नौजवानों को चाहिए कि वो बिजनेस की तरफ आए, छोटा बिजनेस स्टार्ट कर लें। वो ऐसा वक्त आ जाएगा कि जब आप कामयाब तरीन शख्स बन जाएंगे, फिर सब लोग आपके होंगे। जब आपके पास पैसा होगा, जब आपके पास शोहरत होगी, जब आपके पास इज्जत होगी, हर चीज़ आपकी अपनी होगी। ये बड़ी नदीम अहम बात आपने की है ना कि जिस तरह से आपने अपनी मिसाल सामने रख दी कि हमें 50,000 रुपए चाहिए थे। हमारे नौजवान ये सोच रहे होते हैं कि जनाब लाखों, इतने लाख होंगे तो हमने कारोबार करना है, बिल्कुल और हमने जनाब को बड़ा लेविश ऑफिस बनाना है। ये उनकी एक तरजीह होती है। लेकिन आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि थोड़े पैसे भी हों, आप उसी से अपने काम का आगाज करें, लेकिन काम आपका अपना और होना चाहिए। कंसिस्टेंट आपने रहना है, आपने दिल छोटा नहीं करना। नदीम साहब बहुत शुक्रिया आपकी जिंदगी से। Thank you so much, डेफिनेटली हमें सिर्फ एक चीज की सीख नहीं मिली, हमें इतना कुछ सीखने को मिला है कि अपने पेरेंट्स की आप कदर किस तरह से कर और सकते हैं। आजिज़ी जो है ना और नदीम के अंदर, आजिज़ी वो बड़ी कैसे मुतासिर उज़ैर, करना। और ये भी उन्होंने अच्छी बात की है कि अगर किसी ने उन्होंने पास्ट में किसी ने उनके साथ एहसान से कोई नहीं चला है, लेकिन वो आज उन पर एहसान कर रहे हैं और उनको जता भी नहीं रहे। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो अगर हम लोग अपनी लाइफ में मेरे ख्याल में शामिल कर लें तो ज़िंदगी हम लोग अपने आस-पास वालों की भी खूबसूरत कर सकते हैं। इसी अच्छे से नोट पे ब्रेक शामिल करते हैं। आप देखते रहें सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं नाजरीन। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स का आगाज़ हो चुका है, और ऐसे में लाहौर की फ़िज़ा अकीदत, मोहब्बत और फैज़ की खुशबू से महक उठी है। अकीदतमंद दूर दूर से हाज़िरी के लिए पहुँच रहे हैं, और ये 3 रोज़ा रूहानी इज्तिमा लाखों दिलों को जोड़ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह बर्र सगीर पाको हिंद में इस्लामी तालीमात के फ़रोग़ में नुमाया मुकाम रखते हैं। आपने अपने किरदार, इल्म और रूहानी फैज़ से न सिर्फ इस्लाम का पैगाम आम किया, बल्कि मोहब्बत, बर्दाश्त और रवादारी की अमली मिसाल भी पेश की। उनकी खानका सदियों से रूहानियत का मरकज़ बनी हुई है, जहाँ से हर शख्स को अमन और मोहब्बत का पैगाम मिलता है। औलिया कराम ने हमेशा अपने अखलाक, अज़्म और खुलूस से माशरे में मुस्बत तब्दीली पैदा की। दाता साहब की तालीमात ने जहालत के अंधेरों को रोशनी में बदल दिया, और आज भी ये पैगाम जिंदा है। और उर्स के मौके पर न सिर्फ मजहबी महाफिल जिक्र हो रहे हैं, बल्कि ये इत्तेहाद और भाईचारे का एक अमली मुजाहरा भी बनकर हम सब लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। बड़े सगीर में औलिया कराम ने मोहब्बत, अमन और रवादारी का ऐसा चराग जलाया कि इस्लाम की रोशनी हर कोने तक पहुँच गई। उन्होंने अपने आला अखलाक और खिदमत खल्क से लोगों को करीब किया, और दीन की असल रूप यानी मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम दिया। दाता गंज बख्श और औलिया कराम के बड़े सगीर में किरदार के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं डॉक्टर हबीब इरफानी, और उनके साथ मौजूद हैं रिसर्च स्कॉलर फ़हद अली काज़मी साहब। आप दोनों को बहुत बहुत वेलकम कहेंगे सुनो पाकिस्तान में। और सबसे पहले कहिएगा, जिस तरह से हमने देखा है कि हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के हवाले से बड़े सगीर में एक बड़ी मिसाल हमें मिलती है। तैयारियाँ तो होती है, लेकिन उनकी ज़िंदगी हमारे सामने एक अमली नमूना भी है, किस तरह से उन्होंने मोहब्बत का एक पैगाम दिया है। तो इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, दाता हुजूर की ज़ात देखा जाए तो इस सरज़मीन कुफ्रस्तान में जी वो सरखेल हैं। वो अगर ये कहा जाए कि अव्वलीन आने वालों में कि जिन्होंने आके दीन का पैगाम यहाँ लोगों तक पहुँचाया, और आपका इस खित्ते में आना जो है वो अपने मुर्शिद के हुक्म पर है। उससे पहले आपके जो अगर हालात की तरफ देखा जाए तो आपने तालीम जो हासिल की है उसमें पूरा मशरक़ अगर देखा जाए तो जितने ममालिक हैं आपने सब में बहुत सियाहत की है, बहुत सैर की है, बहुत उसमें कसबे इल्म किया है, लोगों से मुलाकातें की हैं और लोगों से। और इसमें एक जो बात कही जाती है कि सिर्फ खरासान में एक मौके पर 300 से ज़ायद उलमा और मशाइख से मुलाकातें की और उनसे कसबे फैज़ किया। दाता हुजूर की ज़ात इल्म के हवाले से अगर इनके फैमिली का देखा जाए तो फैमिली इनकी सारी ही बहुत इल्मी तौर पर रिच है। जी अच्छा। आपके वालिद ग्रामी भी, आपकी वालदा मोहतरमा, आपके ननियाल, आपके ददयाल, सब लोग इल्मी हवाले से बहुत आगे हैं। कि आप जब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं
उसमें देखा जाए तो उस वक्त यहाँ आज से तकरीबन 1000 साल, तकरीबन क्या यकीनन 1000 साल के 982वां उर्स हो रहा है, तो आपके विसाल फरमाए 982 साल हो गए, तो 1000 साल से जायद वक्त आप जब तशरीफ़ लाए हैं तो यहाँ कलमा गो नहीं था कोई। एक ऐसे माहौल में, एक ऐसी जगह पर, ऐसे लोगों में जो अजनबी हैं, मुकम्मल तौर पर अजनबी हैं, मजहबी तौर पर अजनबी हैं, ज़ुबान के तौर पर अजनबी हैं, सकाफ़त के तौर पर अजनबी हैं, उनमें इस तरह से दीन की तालीम उनमें आम करना कि लोग फिर जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल हुए। और जिस तरह से अल्लामा इकबाल का ये है कि दर ज़मीन हिंद तुख में सजदा रेख्त, कि दाता हुजूर की ज़ात वो है कि जिन्होंने सरजमीन कुफ्रस्तान में सजदे का बीज बोया है। अब बीज बोए जाने का मतलब ये है कि उसकी फसलें काश्त होना और सिर्फ एक दफ़ा के लिए नहीं है। अब उसके बाद ये देखा जाए तो दाता हुजूर की ज़ात जो हैं उनके लिए यहाँ के जो जितने भी उनके बाद आने वाले औलिया अल्लाह हैं, सूफिया हैं, उनका देखा जाए तो इस दरगाह से स्टैंप लगवाए बगैर कोई भी अपनी जगह पर नहीं पहुंचा। कि ख्वाजा गरीब नवाज जो खुद कामिलीन में से हैं और जिनके बारे में एक अंग्रेज़ का है कब्र के हवाले से कि यहाँ आकर ये लगता है कि ये कब्र हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रही है, उनका दाता हुजूर के बारे में जी बिल्कुल शहनशाह की दरगाह और यहीं से जो है वो औलिया अल्लाह जो है वो मोरे तस्दीक उन पर लगती है। फहद, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगा, जिस तरह से इरफानी साहब भी बात कर रहे थे दाता साहब की तालीमात के हवाले से, और ख़ास तौर पर आप एक रिसर्च स्कॉलर के तौर पर कश्फुल माजूब से कौन सा ऐसा पैगाम है, कौन सा ऐसा मजमून है जिससे आप कोई मैसेज आज की यूथ को, आज के लोगों को देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक्स अ लॉट जी। बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी को आज हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। आलम इस्लाम के अजीम हीरोज़ में से एक बहुत बड़े हीरो, जबले उम्मत का एक पिलर हैं शेख हजवेर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। देखें, कश्फुल माजूब बज़ाते ख़ुद शेख हजवेर की एक ज़िंदा करामत है और मल्टीपल लैंग्वेजेस में इसके टेक्स्ट का तर्जुमा हो चुका है, ट्रांसलेटेड है। अमेरिका में, बरतानिया में, जर्मनी में, रशिया में रिसर्च हुई है शेख हजवेर के ऊपर। और कश्फुल माजूब के हवाले से जो दाता साहब का सबसे बुनियादी और बड़ा कारनामा है वो पहले अगर हम सुन लें कि तसव्वुफ एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। वेस्टर्न स्कॉलर्स कहते हैं कि तसव्वुफ के मजमून को, इनकी डिबेट्स को बेस्ट क्लासिफाई करने वाला अली हजवेरी है, जिसने इन डिबेट्स को बेहतरीन स्ट्रक्चर देकर उनके ऊपर कमेंट किया है। और कश्फुल माजूब जब दाता साहब लिख रहे थे, आपने लाहौर में लिखी थी, आपने 9 किताबें लिखी थी बाय द वे, और बाकी किताबें हवादे से ज़माना की नज़र हो गई, कुछ लोगों ने चुरा ली, प्लेजराइज किया, वो दाता साहब उसके बारे में भी कॉन्वर्जेशन करते हैं। लेकिन एक किताब जो सरवाइव की वो कश्फुल माजूब है, और कश्फुल माजूब दाता साहब ने लाहौर में बैठ के लिखी। फरमाते हैं, मैं बेगानों में हूँ, ये एक रिसर्चर इस बात को अप्रिशिएट करेगा, मैं बेगानों में हूँ, मेरा कुतुब खाना मेरे शहर गजनी में है, अपनी यादाश्त से किताब लिख रहा हूँ। अगर आप आज कोई डिसर्टेशन, कोई एक मजमून लिखना चाहें ना एकेडमिक जर्नल के अंदर, यू नीड रेफरेंसेस, यू नीड रिसर्च पेपर्स, यू नीड वर्क्स ऑफ प्रीवियस स्कॉलर्स। हजरत के पास बज़ाहिर वो मटेरियल मौजूद नहीं है। हजरत अपनी मेमोरी से, और ये किताब देखें, इसके 4 हिस्से हैं, चारों अपनी जगह पर मुस्तकिलन बजाते खुद किताबें हैं। ये जो किताब का पहला हिस्सा है, उसूली कॉन्वर्सेशन दाता साहब कर रहे हैं, इल्म क्या है, फ़क्र क्या है, गिना फ़क्र में क्या फ़र्क है, सूफिया गुदड़ी पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, असूली बहसें हो रही हैं, मलामत का एक स्कूल है वो क्या है। ये किताब, ये मुस्तकिलन एक किताब हो सकती थी। किताब का दूसरा हिस्सा सैयदना सिद्दीक़ अकबर से लेकर अपने दौर के औलिया अल्लाह के पेन स्केचेस और सर्वे करके बता रहे हैं। ये किताब का दूसरा हिस्सा है। लोगों ने इसके ऊपर पूरी किताबें लिखी हैं। दाता साहब की किताब का एक हिस्सा है। दाता साहब किताब के तीसरे हिस्से में 12 अप्रोचेस हैं मिस्टिसिज्म की। फरमाते हैं कि 10 हक पे हैं, 2 मरदूद हैं, उनकी सारी डिबेट हमारे सामने रख रहे हैं।
और किताब के आखिरी हिस्से में कश्फुल माजूब क्या है जी, पर्दे हटाने वाली किताब, जो रियलिटीज को हमने महजूब कर दिया, जिनमें हिजाब डाला है। दाता साहब 11 पर्दों से पर्दे हटाते हैं। आज के यूथ का बुनियादी सवाल क्या है? एथिज्म, वो खुदा के वजूद का इनकारी है। दाता साहब 1000 साल पहले चैप्टर लिख रहे हैं मारिफत रब कैसे मिलती है। दाता साहब 1000 साल पहले तौहीद के ऊपर चैप्टर लिख रहे हैं, ईमान के ऊपर चैप्टर लिख रहे हैं। काश मेरी यूथ जो फलसफे में इंटरेस्टेड है, फिलॉसफी में इंटरेस्टेड है, काश वो अली अजमेरी के दर पर आ जाए इन द लिटरल सेंस, तो पता चले कि क्या रेवोल्यूशन है इस किताब के अंदर। बिल्कुल, जो भी शकूक शुबहात है मजहब को लेकर किसी भी हवाले से, वो दूर हो सकते हैं नौजवानों के। इरफानी साहब, सर बड़े सगीर के अंदर खानकाहों का किस तरह से बड़ा अहम रोल है औलिया अल्लाह का, अमन के लिए, रवादारी के लिए, मोहब्बत के लिए, इस पैगाम को आम करने के लिए, लोगों को जोड़ने का जो काम है? देखिए, इसमें दाता हुजूर के हवाले से बात हो रही है, तो दाता हुजूर जब तशरीफ़ लाए हैं यहाँ, तो रिफ्ट कोई नहीं है। सबसे पहले अब यहाँ के लोगों के जो मिजाज थे, उस मिजाज के मुताबिक एक अमल किया कि वो जो दूध जादूगर के पास जाता था, उसको लोग जब मतवज्जे हुए हैं तो फिर दीन का पैगाम दिया है। सख्ती नहीं है, कोई डंडा नहीं है, कोई वाज और नसीहत लंबी चौड़ी नहीं है, अपने अमल से। और अमल भी वो कि जो लोगों के सामने है सारी बात। अब उसमें देखा जाए तो औलिया अल्लाह ने जिस तरह से आपने बात इरशाद फरमाई कि दाता हुजूर यहाँ लाहौर में आकर ठहरे, तो ये एक हिंदू इलाका था। ख्वाजा गरीब नवाज जब अजमेर शरीफ में गए हैं, वो आज भी हिंदू मेजॉरिटी का इलाका है। गौस बहाउल हक ज़करिया मुल्तान में पहुँचे तो वहाँ भी इसी तरह से हिंदू डोमिनेशन थी। इन लोगों ने, इन ज़ातों ने जो इल्म हासिल किए, मैं एक शाह साहब की बात के हवाले से कि इल्म के हवाले से दाता हुजूर का जो इरशाद मुबारक है, एक कश्फुल माजूब का आगाज़ ही बाब इल्म से किया है। और उसमें ये इरशाद फरमाया है कि बेअमल आलम और जाहिल, बेअमल आमल आलिम और बेइल्म सूफी, ये रियाकार हैं, ये जहालत हैं, जाहिल हैं। अब ये इल्म की इतनी बड़ी बात कह देना कि जो कोई आलम इल्म पर आलम जो है वो अमल नहीं करता, और जो कोई सूफी वो कुछ सीख के नहीं आता, वो किसी के साथ क्या बात करेगा। अब जिस तरह से दाता हुजूर की ज़ात है, आपकी ज़िंदगी अगर देखी जाए तो जिस तरह से आपने मशरिक़ के इलाके में जितना सफ़र किया है, जिस तरह से सफ़र किया है, साल हा साल उस सफ़र में गुजरे और इक्तसाब फैज़ किया है, इक्तसाब इल्म किया है, लोगों के माशरत देखी है, लोगों का तज्जिया किया है लोगों के साथ, और उसी तजर्बे को, उसी तज्जिए को यहाँ आके लोगों पर इम्प्लीमेंट किया है। लोगों पर आकर उनको, उनके दिलों की हैत और जो दीन इस्लाम का कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अगर देखी जाए तो आपने कल्ब की माहियत बदली है, लोगों की सोच बदली है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस मुआशरे में जिस तरह से आपने दीन की तबलीग की है, इन औलिया अल्लाह का देखा जाए तो उस सुन्नत नबवी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने उसी तरह से जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के अकीदे के मुताबिक, लोगों की सोच के मुताबिक, लोगों के नज़रिए के मुताबिक, लोगों के अमल के मुताबिक, लोगों की तवक्को के मुताबिक उनके साथ, और जिसको कुरान मजीद में भी जिस तरह उदू इला सबील रब्बे का बिलहिकमत वल मौइज़तिल हसना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद है कि आप दीन की तबलीग कीजिए बिलहिकमा वल मौइज़तिल हसना, हिकमत के साथ और अच्छे अंदाज़े गुफ्तगू के साथ, और वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, कि अगर उनके साथ मुजादला हो जाए, उनके साथ बहस हो जाए तो बड़े आसान तरीके से, अच्छे अंदाज में। ये बड़ी खूबसूरत बात की तरफ आपने तवज्जो दिलवाई है इरफानी साहब। इसी बात को लेकर आपकी जानिब आना चाहूँगी। जैसे इरफानी साहब ने कहा है कि बहुत से आलिम भी आजकल ऐसे आ चुके हैं जिनके पास तो खुद वो अमल नहीं कर रहे होते, वो लोगों को, नौजवान नस्ल को सीख दे रहे, और इस वजह से हम देखते हैं कि हमारी जो यूथ है वो भी बहुत हद तक डिस्ट्रैक्ट हो चुकी है। वो इस्लामी तालीमात पर उस तरह से फोकस नहीं करी जिस तरह से उनको करना चाहिए। और जैसे आप भी आगे एथियस्ट होने की बात कर रहे थे, तो नौजवान नस्ल को क्या सीख मिलती है अगर हम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात के हवाले से देखें, दाता साहब ने, जैसे इरफानी साहब भी फरमा रहे थे, आपने भी इशारा किया,
जो कैरेक्टर और इंफॉर्मेशन के दरमियान डिस्क्रिपेंसी है ना, इसको ब्रिज करने की बात करते हैं। कश्फुल माजूब में एक जगह फरमाते हैं, शेख बायजीद को कोट किया, फरमाते हैं टुक मी 30 इयर्स, मुझे 30 साल लगे सिर्फ एक बात अडॉप्ट करने में, मेरा काल मेरा हाल हो जाए, जो मैं बोलता हूँ वो असल में मैं उसको एक्सपीरियंस करने लग जाऊं। तो जब तक ऐसे उलमा पैदा नहीं होंगे जिनका बोल उनका कैरेक्टर के अंदर रिफ्लेक्ट हो, शेख अजमेर एक जगह फरमाते हैं क्यों अल्लाह वाले भी सिंपल बात करते हैं वो असर करती है, उलमा भी वही सिंपल बात करते हैं असर नहीं करती, क्योंकि उलमा के पास उस बात का हाल नहीं होता। साहिबाने हाल के साथ काल को मैनिफेस्ट करते हैं। एक आखिरी बात मैं यहाँ पे करना चाहूँगा और दर्द दिल के साथ करना चाहूँगा। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, हम ऐसे सैड टाइम्स में रह रहे हैं कि हमारे हीरोज़ को ये कहा जा रहा है कि बाबे ते शाही कोई नहीं। ये दिस इज़ एन इंसल्ट। और आपने शेख हजवेर पे हमला नहीं किया, आपने ख्वाजा गरीब नवाज पे हमला नहीं किया, आपने सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद पे हमला किया। ठीक कह रहे हैं। मैं आपके प्लेटफॉर्म से दस्त बस्ता उम्मत से ये अपील करना चाहता हूँ, वो मोहसिन अगर आप उनके एहसान को अडॉप्ट करके प्रेज नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी ज़बानें तान तो दराज मत करें, कुछ शर्म करें। बड़ा अहम और बड़ा, आपकी ऊपर वाली पुश्तों में किसने कलमा आपको पढ़ाया था? बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज काज़मी साहब आपकी तरफ से। माजरत वक्त हमारे पास खत्म हो चुका है। आप दोनों मेहमानों की मौजूद मेहमानों की आमद का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा इस हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम। इंशाल्लाह दोबारा मंडे को आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।